तो भाइयों और बहनों, क्या हाल है। पिछली वीडियो में तो मैं इंग्लिश ज़्यादा पसंद आई नहीं, चलो इस बार हिंदी में बना रहा हूँ, ठीक है। सो काम टच डाउन एंड लेट्स गेट राइट इन। तो आज मैं बात कर रहा हूँ प्ले स्टेशन 5 के टेयर डाउन के बारे में। तो तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? नॉट दैट रियली मैटर्स, मैं बता देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 5 पीसीज बनाए और काफ़ी लोगों को लैपटॉप्स भी दिलाए हैं, तो मेरे को ठीक ठाक एक्सपीरियंस है हार्डवेयर के अंदर। सो आई गेस आई कैन एक्सप्लेन अ थिंग और टू यू। तो इस वीडियो में मैं हर एक टीयर डाउन पॉइंट जो उन्होंने बताया था अपनी वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो होप यू कैन टेक अवे समथिंग यूजफुल। लेट्स गेट राइट इन। ओके, प्ले स्टेशन 5 का टेयर डाउन वही देखने आए हैं। プレイステーション5です。एक सेकेंड, मैं यहाँ पे सब टाइटल्स ऑन कर देता हूँ। जापनीज नहीं आती मुझे, ठीक है। プレイステーション5です。ओके। サイズは幅 104mm、高さ 390mm、奥行き 260mm と PS4 より一回り大きくすることにより、処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しました。フロント側には USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の Type-A ポート、सो तुम में से जिसको नहीं पता कि USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の सो तुम में से जिसको नहीं पता कि हाई स्पीड से मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, और लाइक समथिंग लाइक USB 2 और 3 और 3.1। तो बेसिकली जो ये वाला पोर्ट है सुपर स्पीड USB 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सो इसका फ़ायदा ये है कि तुम अगर इसमें कोई भी मतलब तुम इसमें दो केसेस में इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम कोई भी एक डोंगल स्प्लिटर लगा सकते हो इसमें, जिसमें तुम काफ़ी सारे हाई स्पीड डिवाइसेस लगा सकते हो, क्योंकि इसकी ओवरऑल स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसको डिवाइड करने पे भी तुम अच्छा खासा उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड, अगर तुम एक एक्सटर्नल एसएसडी यूज़ कर रहे हो, फास्ट वाली, काफ़ी फास्ट वाली, तो उसमें भी ये पोर्ट तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। सो विद दैट आउट ऑफ वे, आगे बढ़ते हैं। タイプ A ポート、ギア側にはスーパースピード USB 対応の सेम यहीं पे タイプ A ポसीनーहै।トを2つ、LAN ポート、लैन पोर्ट वैसे किसी को पता हो तो ये मतलब इसकी स्पीड कितनी है, जैसे 1 गीगाबिट और 2.5 गीगाबिट। सो बेसिकली जितनी ज़्यादा स्पीड हो तुम्हारे लैन पोर्ट की, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे तुम अगर अपना प्लान अपग्रेड करते जाओगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे वहाँ पे आ जाए, लेट्स सपोज कि गीगाबिट कनेक्शंस आ गए और उसके आगे भी आ गए, तो 2.5 गीगाबिट पोर्ट हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसका मैं भी तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्मेशन देता हूँ अगर मेरे को कुछ मिलता है तो। HDMI ポート、電源端子を搭載しています。ये मोस्ट लाइकली HDMI 2.1 ही है, क्योंकि 8K पॉसिबल है इस पे। लेट मी चेक रियल क्विक। HDMI 2.1 स्पेक्स, एग्जैक्टली हाँ। सो ये HDMI 2.1 पोर्ट है, 8K 60 FPS केपेबल और 4K 120 ना। ये मत समझना कि सारे गेम्स 4K 120 और 8K 60 पे चलने वाले हैं, वो तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। आई वुड रादर एम फॉर लाइक 4K 60 कुछ लिमिटेड टाइटल्स में। ज़्यादातर तो मैं उम्मीद करूँगा कि मतलब 4K 60 FPS मीडियम सी सेटिंग्स के साथ चलेंगे। कोई बुरी बात नहीं है वो, इट्स रियली गुड बाय द वे, ठीक है। और मोस्ट लाइकली HDR तो होगा ही इसमें भी। HDR तो लाइक HDR अगर तुम्हें पता नहीं क्या होता है, HDR इज बेसिकली हाई डायनेमिक रेंज। तुम्हारा अगर टीवी या मॉनिटर्स को सपोर्ट करता है तो तुम्हें कलर्स बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और एक्यूरेट देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा होता है देखने में अगर तुमने नहीं देखा तो लेट्स कंटिन्यू। フロント側の2列が吸気口です。リア側はすべて排気口になります。ओके, सो जो फ्रंट साइड है, लेट्स कम हियर। देखो, जो फ्रंट वाली साइड है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है ज़्यादा मतलब 2 या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का गैप है नहीं। और इस साइड भी उसका मेरे को आइडिया है नहीं, क्योंकि देखो अगर तुम पीसी में इतना सा स्पेस देते हो
तो उतनी अच्छी कूलिंग होती नहीं है। पीसी से मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर का हार्डवेयर एक मतलब अगर तुम सीपीयू से कंपेयर करो, डेस्कटॉप लेवल सीपीयू से, तो वो एक राइजन 7 3700X के इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इन्होंने बहुत अच्छे से इंजीनियर किया है तो गुड गुड फॉर देम, बहुत अच्छी कूलिंग हो सकती है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर इतना स्पेस मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ा कम ही होता है। बट बाकी जो जापानीज यूट्यूबर्स हैं उनके हाथ में जब ये कंसोल आया था, उनके अकॉर्डिंग इसकी कूलिंग बहुत अच्छी थी और बहुत साइलेंट था ये। सो मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। वैसे जो इसका पीछे वाला पार्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्शन, वेयर दैट, हाँ, जो एग्जॉस्ट पोर्शन है, ये तो मेरे को काफ़ी सही लगा। अगर वो इतनी सारी मतलब हवा या एयर अच्छे से ले पा रहे हैं अंदर और कूल कर पा रहे हैं अच्छे से, तो ये वेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर इतनी हवा है कि जो इसकी वेंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग कूलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। बट विल सी, जब लोगों के हाथ में आया कंसोल तभी अच्छे से पता चलेगा। リア側はすべて排気口になります。ベースを外します。縦置きの時はコインネジで固定されています。ओके, सो मेरा कंसर्न ये है कि जो ये स्क्रू है, ये काफ़ी जल्दी गुम होने वाला है, ठीक है। तुम मेरे को कुछ भी बोलो, ये गुम होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई नो इधर एक ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है, चलो वो देख ही लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। 外したネジはスタンドの中に収納できます。そしてこのキャップを固定しておきます。横置きにするときはベースを回転させてください。सो सी, बेशक उसमें मतलब वो प्लास्टिक का जो बिट है और वो जो स्क्रू है, उसको तुम स्टोर कर सकते हो आपस में, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि काफ़ी लोगों के पास उनमें से दोनों चीज़ें ही 2-3 साल बाद नज़र आएंगी अगर तुम आज कंसोल लेते हो। मैं तो पक्का वो प्लास्टिक वाली चीज़ को गुम करने वाला हूँ, लिमिटेड इज दैट। このマークに合わせてベースを差し込んでください。ओके, वैसे देख बहुत सुंदर रहा था अपनी साइड पे, है ना। आई डोंट थिंक समवन, मे भी तुम डिसएग्री करो, बट एक्सबॉक्स से मेरे ओपिनियन में सुंदर है ये। मैं ये नहीं कह रहा एक्सबॉक्स घटिया है कुछ भी, मैं कंसोल स्टार्ट नहीं कराना चाह रहा, बट मेरे ओपिनियन में बड़ा मतलब सही लग रहा है ये अपनी साइड पे। 両側の白いパネルはお客様自身で取り外しが可能です。後ろの角を持ち上げてスライドすると外せます。こちらも後ろの角を持ち上げて जो इस बंदे ने ये अभी ये हटाया, एक्चुअली मेरे को इस पे थोड़ा कंसर्न है कि अगर तुम इसको गलत तरीके से खींच दो या मोड़ दो तो ये टूट ना जाए। सो आई होप कि ये जो प्लेट्स हैं ये लोग अलग से प्रोवाइड करें तुम्हें कहीं ना कहीं से, क्योंकि अगर ये टूट गई और तुम्हें आधा कंसोल ऐसे दिख रहा है तो ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। こちらも後ろの角を持ち上げてスライドします。ここに冷却用のファンが内蔵されています。両側から大量の空気を吸い込みます。सो एक्चुअली जो ये गैप है, ओके, ठीक है, अभी थोड़ा मेरा व्यू चेंज हो रहा है। आई थिंक कि हाँ, ठीक ठाक एयर फ्लो आ सकता है इससे। PS5 では2箇所にダストキャッチャーを設けました。ダストキャッチャーに溜まったホコリはこの2箇所の穴から掃除機 ये वाली बात मैंने पहले भी जब ये देखा था टेयर डाउन, मेरे को इस पे थोड़ा मतलब इंडिया के लिए खासकर प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मोस्टली लोग इंडिया में वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ नहीं करते हैं। तो で吸い出すこと。 इसका मतलब क्या सोल्यूशन होगा, कैसे इसको साफ करेंगे हम, वो तो देखना ही पड़ेगा। वैसे भी हम इंडियन से यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे। が可能です。 अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं समझ आ रहा है क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली एक एयर फिल्टर की तरह काम करेगा, जितना मेरे समझ आ रहा है। सो एयर फिल्टर का कुछ नहीं होता, जो हवा आती है
तो बेसिकली उसमें डस्ट होती है, तुम्हें दिखे ना दिखे उसमें हल्की हल्की डस्ट हमेशा होती है। तो एयर फिल्टर्स उसको ट्रैप करते हैं ताकि वो सिस्टम के अंदर जाके हार्डवेयर को लॉन्ग टर्म डैमेज ना करे। और तुम अपने एयर फिल्टर्स को साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तुम अपने हार्डवेयर को धूल से तो मारना चाह नहीं रहे हो। और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपने पीसी या कंसोल को कभी भी ज़मीन पे या फिर कारपेट पे मत रखा करो, ठीक है। धूल पसंद नहीं होती किसी को भी। 将来の拡張ストレージ用として PCIe 4.0 に対応した M.2 インターフェースを搭載していま इस पे す。 मेरे को थोड़ी करनी है डिटेल में बात, अभी आते हैं इस पे भी। ここからプレイステーション5を分 ओके ओके, सो M.2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है इसमें तुम सबसे मैक्सिमम वाली साइज़ की लगा सकते हो जो पीसी पे आती है। अगर तुम्हें नहीं पता M.2 क्या होती है, लेट मी शो इट रियल क्विक। M.2 SSD, तो फॉर एग्जांपल ये वाली है सैमसंग की 970 EVO, ये तुम्हारी एक M.2 SSD है। इस वाले प्राइस को कंसिडर मत करना, मैं इसका भी थोड़ा भी बता रहा हूँ तुम्हें। सो देखो, जो ये फॉर्म फैक्टर है, जो ये साइज़ है, ये साइज़ जो है इसको बोलते हैं हम M.2। M.2 में भी दो टाइप्स आते हैं, एक होता है तुम्हारा SATA M.2, एक होती है तुम्हारी PCIe M.2। SATA वाली बेसिकली थोड़ी स्लो होती है, PCI वाली काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। और ये जो है ये PCI 3 है आई गेस, हाँ स्पीड के अकॉर्डिंग PCI 3 ही है ये वाली तुम अपने कंसोल में नहीं लगाना चाहते, ठीक है। ये तुम वो रिकमेंड कर नहीं रहे हैं, वो रिकमेंड तो अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट कुछ कंपनीज क्लेम कर रही हैं और काफ़ी लोगों ने भी अपने assumptions लगाए हैं, तो मैं भी बता देता हूँ तुम्हें। सो अगर मेरे को कुछ लगाना होता है इसमें तो मैं लगाता सैमसंग की 970 की जगह 980। आई कैन इवन टाइप टुडे, नाइस 980। ओके, इंटरेस्टिंग। अमेजोन पे नहीं है, गूगल सर्च करते हैं। ओके, तो ये जो है आई डोंट थिंक ये इंडिया में अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्राइस है ये $230, तो इंडिया में इस 1 TB का तुम मान के चलो ये तुम्हें कम से कम भी 15 या 18 हज़ार के करीब आएगी। इसको अभी लेना मेरे हिसाब से पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। अगर तुम प्ले स्टेशन लेके आते हो लॉन्च डे पे, जब भी इंडिया में लॉन्च होता है, वैसे उसकी बात की थी मैं लास्ट वीडियो में, अमेजोन पे लीक्स हैं, ट्विटर लीक्स हैं कि 17 अक्टूबर को जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है तो उस दिन हो सकता है प्री ऑर्डर्स जाएँ सोनी के लाइव। तो उसके लिए भी देखते हैं अभी, अगर तुम्हें उसकी न्यूज़ चाहिए तो मैं कम्युनिटी टैब में डालता रहूँगा लिंक्स अगर आते हैं कोई सेल। सो ओके, सो लिसन है, तो जो ये है इसकी स्पीड है, ठीक है, जो तुम्हारी प्ले स्टेशन 5 की जो स्पीड है वो क्लेम करे 5.5 गीगाबिट्स पर सेकेंड, गीगाबाइट्स पर सेकेंड, माय बैड। सो अगर ये SSD लगाओगे तो मेरे हिसाब से इसको अच्छे से काम करना चाहिए। अगर नहीं करती तो उसकी तो तुम, मैं तो कहूँगा वेट करो, अभी इसको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है इस प्राइस पे, ठीक है। तुम अभी जो 825 GB दे रहे हैं उसको यूज़ कर लो पहले। अगर तुम ज़्यादा ही पैसे वाले हो, पैसा तुम्हारे लिए कोई चीज़ है नहीं, तो बेशक ले लो, तुम तो मेरी बात सुनोगे भी नहीं वैसे भी। पर अगर तुम्हें पैसे से फ़र्क पड़ता है तो थोड़ा वेट करो। अगर तुम मेरे हिसाब से 1-1.5 साल के बाद भी इसको लेते हो तो इसका प्राइस बहुत रीज़नेबल मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये जो SSDs हैं ये एक्सबॉक्स वालों की तरह नहीं है जो प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी मतलब सिर्फ उसी सिस्टम पे काम करती हो। ये SSDs PC में भी यूज़ होती है और PC भी PCI 4 पे आ रहा है, ठीक है। AMD का जो Ryzen 3rd Gen और 5th Gen है वो दोनों ही PCI 4 को सपोर्ट करते हैं और फ्यूचर में इंटेल भी सपोर्ट करेगा। तो इसका तुम अगर 1 या 2 साल बाद लेते हो तो तुम्हें ये चीज़ मेरे हिसाब से हाफ प्राइस पे मिल जानी चाहिए। तुम 1 TB की NVMe ले पाओगे ईजिली 7 से 10 हज़ार के बीच में। माना कि वो भी सस्ता नहीं है, बट 20 हज़ार और 10 हज़ार अगर तुम वेट कर सकते हो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए तुम्हें। चलो इसको छोड़ो, अभी आगे बात करते हैं। ここからプレイステーション5を分解していきます。ओके, सो इस चीज़ से तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जो मतलब इंसर्ट ने जो अभी तक दिखाया, जो ये प्लेट्स रिमूव करने वाला पार्ट और
एनवी में लगाने वाला पार्ट है, तुम वहाँ तक इसमें उंगली मारोगे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुमने ये स्टिकर रिमूव किया, तुमने ध्यान दिया कई बार हम स्टिकर रिमूव करते हैं तो उसकी जो लेटरिंग होती है वो किसी भी मतलब सरफेस पे रह जाती है। वो सिल्वर कलर की या ब्लैक कलर की किसी भी कलर की जो लेटरिंग होती है वो बेसिकली रह जाती है। वो होती है ताकि कंपनी पता लगा सके कि तुमने वारंटी वॉइड की है या नहीं। बेसिकली कंपनियां क्या करती हैं, अगर तुमने ये स्टिकर हटा के कंसोल को खोला पूरी तरीके से तो तुम्हारी वारंटी नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें वारंटी की फिक्र है तो इसको मत खोलना, ठीक है, इस स्टिकर को मत हटाना।ファンを取り外します。Removing the fan。直径 120mm、厚さ 45mm の両面吸気の大型ファンを搭載。ओके 120 मिलीमीटर्स अगर तुम्हें पता नहीं है कितना साइज होता है तो जो तुम्हारे, अगर तुमने पीछे के फैंस देखे हैं, जो तुम्हारा सबसे पॉपुलर साइज है, सबसे बेसिक जो साइज है वो 120 मिलीमीटर्स का ही होता है। 120 मिलीमीटर्स अगर तुम नापोगे तो 12 सेंटीमीटर का ही होता है दोनों साइड से, मतलब इतना और इतना। मतलब कोई बुरा फैन नहीं है, जैसे इसके इसके एयर ब्लेड्स हैं, सो आई थिंक इट कैन पुश अ फेयर अमाउंट ऑफ एयर। और ऊपर से दोनों साइड है तो उसका भी एडवांटेज है। ケースを外します。ウルトラ HD ブルーレイのドライブユニットです。ओके ドライブユニットは板金ケースで完全に覆い、さらに二重のインシュレーターでマウントすることにより、ओके सो इसका मैं तुम्हें फंक्शन बताता हूँ। अगर तुम ये किसी भी केस में, जैसे अगर तुम देखोगे कई कंप्यूटर केसेस में भी होता है, जो हार्ड ड्राइव जहाँ पे लगती है वहाँ पे ये रबड़ के बिट्स दिए जाते हैं, तो इनका फंक्शन बेसिकली होता है वाइब्रेशंस को कम करना। वाइब्रेशंस को, जो तुम्हारे ई टाइप की नॉइज आती है ना हार्ड ड्राइव्स और सीडीज से और ब्लूरे डिस्क से, मैं बैट सीडीज नहीं, 2007 नहीं चल रहा, तो उसको ये कम करते हैं। दिखता लगता नहीं है कि ये छोटी छोटी रबड़ पीसेस कुछ कर पाएंगे, बट दे डू अ लॉट, ट्रस्ट मी दे डू अ लॉट। 機械電磁の駆動音と振動も低減させています。次に Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.1 の ओके तो अगर तुम लैन यूज़ नहीं करोगे, जो कि मेरे ओपिनियन में तुम्हें हमेशा करनी चाहिए, कभी वाईफाई यूज़ मत करो अगर तुम कम्पिटिटिव खेलने वाले हो तो। कम्पिटिटिव मतलब शूटर्स वगैरह टाइप के गेम्स, तो उसमें तो तुम्हें वाईफाई यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बट कैपेबिलिटी है वो अच्छी बात है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि वाईफाई 6 का मतलब कितनी क्या स्पीड है, कितना क्या हिसाब है। वाईफाई 6 स्पीड, ठीक है, वाईफाई 6 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो अगर तुम कुछ डाउनलोड करोगे तो बेसिकली वो 1 सेकंड में 1 GB डाउनलोड कर सकता है। थियोरेटिकल है, ठीक है, थियोरेटिकल है। ऑब्वियसली इतना अच्छा इंटरनेट कहीं भी अवेलेबल नहीं है अभी के लिए तो पब्लिक के लिए, बट फ्यूचर के लिए कैपेबिलिटी है, काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो जब तुम्हारा PS4 आया था 2013 में, उस टाइम पे इंटरनेट बहुत महंगा था पूरे इंडिया में, इतनी अच्छी स्पीड्स कहीं नहीं मिलती थी। अब तुम देख सकते हो, तुम्हें बेसिकली मैक्सिमम रीजन्स में तुम्हें 200-300 Mbps बहुत इजीली मिल जाता है। तो आगे 5-6 साल में क्या होगा वो मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, तो कैपेबिलिटी है, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। アンテナにつながるケーブルを外します。シールド板を外します。सो ये जो इस बंदे ने मेटल वाला पीस हटाई है, बेसिकली सीपीयू की बैक प्लेट होती है जो कूलर को मतलब उसके ऐसे चिपका के रखती है। तो समझो तुम बीच में ये सीपीयू की लेयर है, जैसे ये पूरी पीसीबी है जो ग्रीन कलर का तुम देख रहे हो, जो ये पूरी पीसीबी है ये आती है बीच में, ऊपर वो छोटी सी प्लेट आती है और नीचे होता है तुम्हारा कूलर।
तो बेसिकली जब तुम उस पर स्क्रूज लगाते हो दोनों साइड, तो ये चीज़ आपस में उसको कस के रखती हैं कूलर को सीपीयू के अगेंस्ट, तो उससे कूलिंग बनी रहती है। अगर तुम इसको हटा दोगे और ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो कूलर हो जाएगा सीधा नीचे और कूलिंग हो जाएगी ख़त्म। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। CPU は8コア16スレッドで最大 3.5GHz で駆動します。ओके, सो 8 को 16 थ्रेड अप टू 3.5 Zen 2 प्रोसेसर। सो अगर तुम्हें नहीं पता कि ये क्या होता है, तो इतना समझ लो कि जो इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट सीपीयूज हैं मार्केट में पीसीज के लिए, वो तुम्हारे इस कंसोल में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इसको कंपेयर करो तो तुम इसको इजीली R7 3700X, इसकी तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तुम इस वाले सीपीयू से इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो। बट जो इसकी ये 4.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली स्पीड है वो 3.5 तक जाएगी। वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि तुम अगर हिसाब लगाओ तो ये 30,000 का सिर्फ सीपीयू है, और मोस्ट लाइकली इंडिया में भी अगर तुम लो टैक्स वगैरह कंसिडर करके तो तुम्हें 45 से 50 के बीच ही कंसोल मिल जाएगा। ठीक है, सो इन माय ओपिनियन वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर मैं वही थोड़ा चुप हो जाता हूँ, आगे भी देख लेते हैं थोड़ा। GPU は最大 2.23GHz で駆動し、ओके, सो अगर तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कुछ नॉलेज है, जीपीयूज़ के बारे में कुछ नॉलेज है, तो RDNA 2 ये ग्राफिक्स अभी रिलीज़ भी नहीं हुए हैं। ये रिलीज़ होंगे 28 ऑफ अक्टूबर को AMD की तरफ से। और इसके लीक्स हैं कि जो इसका टॉप वाला जो ग्राफिक कार्ड आएगा, इसकी लाइन में जो टॉप वाला ग्राफिक कार्ड होगा, वो तुम्हें 4K 60 FPS की गेमिंग बड़े आराम से करा सकता है बहुत सारे टाइटल्स में। और ये RTX 3080 अगर तुम्हें पता है कि वो क्या है, कैसे काम करता है, तो ये उसके काफ़ी हद तक इक्वल है। सो दैट इज़ अ रियल गुड थिंग इन माई ओपिनियन। 10.3 テラフロップスを実現します。メモリーは GDDR6 を8個搭載し、バンド幅は最大で毎秒 448GB です。16 GB ऑफ GDDR6, दैट इज़, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा हो क्या है, तो ये तुम्हारी रैम और वी रैम की तरह एक साथ काम करेगी। वी रैम क्या होती है? ग्राफिक कार्ड की मेमोरी होती है। सो अगर तुम ज़्यादा रेजोल्यूशन पे गेम खेलते हो, जैसे 4K या फिर 4K 8K तो भूल ही जाओ, 4K पे तुम गेम्स खेलते हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेमोरी बहुत ज़्यादा काम आती है, और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। GDDR6 बहुत अच्छी मेमोरी होती है। 6X भी है मार्केट में, बट 6 भी बहुत अच्छी है। ストレージは HDD に代わり 825GB の SSD をオンボードで ओके, तो मेरे ख्याल से तुमने अब तक करोड़ बार सुना होगा SSD और हार्ड ड्राइव के बीच में फ़र्क क्या है। मैं फिर भी समझा देता हूँ। हार्ड ड्राइव बेसिकली तुम्हारा एक बड़ी सी होती है, दिखा नहीं सकता, छोड़ो अभी। और ओके, सो हार्ड ड्राइव के अंदर बेसिकली CD टाइप में, CD की शेप में प्लैटर्स होते हैं, और उस पे एक छोटा सा ऐसे हेड होता है, वो मूव करता रहता है, जो उसको डाटा रीड करता है। तो वो बेसिकली मैकेनिकल है, तो उसको घूमने में जो टाइम लगता है वो बेसिकली तुम्हारा टाइम बढ़ा देता है। उसको डाटा ढूंढना पड़ता है कि डाटा लिखा कहाँ पे है। SSD में ऐसा कुछ होता नहीं है, SSD को पता होता है कौन सा डाटा कहाँ पे रखा है, तो बेसिकली वो इंस्टेंट उसको डिलीवर कर सकती है। और इनकी जो ये SSD है, ये PCI 4 है, तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स रियली गुड। अगर तुम गेम्स खेलोगे तो जो ये बोल रहे हैं कि 0 सेकेंड लोडिंग टाइम्स, वो मजाक नहीं है, वो लिटरली ऐसा हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। जो भी गेम्स SSD के बेस पे कोड होंगे, जो SSD को माइंड में रखते हुए बनेंगे, वो उस स्पीड का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। 0 सेकेंड लोडिंग टाइम्स बिल्कुल पॉसिबल है। レジストをしています。カスタムの SSD コントローラーにより読み込み速度 सो ये जो कंट्रोलर है, ये बेसिकली जो मैंने तुम्हें बताया कि उसको पता होता है कि सारा डाटा कहाँ पे रखा है, ये ट्रांसलेट करना, बाकी सारे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना, इस कंट्रोलर का काम होता है। दैट्स इट। और 5.5 गीगाबिट्स जैसे तुम्हें पता है बहुत अच्छा होता है। 5.5 गीगाबिट्स अगर तुम एक हार्ड ड्राइव से कंपेयर करो, एक हार्ड ड्राइव तुम्हारी यूजुअली अप टू 200 300 जाती है, दैट्स इट।
200-300 MBs पर सेकेंड, ये 5.5 GBs पर सेकेंड। तो मतलब बहुत तगड़ा डिफरेंस है मेरे भाई, अगर तुम समझ रहे हो तो बहुत अच्छा वाला डिफरेंस है। 速度は生データの転送速度で毎秒 5.5GB と高速化され、ゲームのロード時間を大幅に短縮しています。PS5 の SoC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。SoC अगर तुम्हें नहीं समझ आता क्या होता है, जो मतलब तुमने देखा हो तो जो ग्राफिक्स की जो चिप है और CPU जो चिप है वो अलग अलग नहीं है बोर्ड पे, ठीक है, जैसा कि कंप्यूटर में होती है वो अलग अलग होती हैं। ग्राफिक कार्ड तुम्हारा अलग लगता है, CPU अलग लगता है। तो SoC क्या होता है, सिस्टम ऑन अ चिप। तो उसमें जो तुम्हारा CPU और GPU है वो एक साथ एक ही डाई पे होते हैं। और हाँ ये बात ठीक है कि वेरी हाई क्लॉक स्पीड जो मैंने बोला ना नहीं पहले, जो इनका GPU है 2.23 गीगाहर्ट्ज़, ये बहुत सही स्पीड है। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ मजाक नहीं है किसी भी GPU के लिए चलना। अप टू है, पूरे टाइम नहीं चलेगी, बट केपेबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। の台を非常に高いクロックで動作させています。このため、シリコン台の熱密度が非常に高くなり、SoC とヒートシンクの間に挟む TIM と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした。ओके तो आई वुड अज्यूम कि ज़्यादातर लोगों के इन अंकल की बात समझ में आई नहीं कि ये क्या बोल गए। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, जो ये चिप है इन्होंने इसके थर्मल डेंसिटी, मतलब जो उसके बेसिकली जो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको काफ़ी टाइट पैक कर दिया है, ठीक है, काफ़ी क्लोजली पैक कर दिया उन सारे ट्रांजिस्टर्स को उस चिप पे। सो उससे क्या होता है, हीट बढ़ जाती है, थर्मल डेंसिटी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। सो उसको ठंडा करने के लिए इनको सिर्फ फ़ैन से काम नहीं चलेगा, जो चीज़ हीट ट्रांसफ़र कर, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक तरफ कूलर होता है, बीच में CPU होता है और वो हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इन दोनों को तुम ऐसे डायरेक्ट लगा नहीं सकते, इसके बीच में भी है ना कोई एक मीडियम होना चाहिए जो हीट को ट्रांसफ़र करे। सो इधर तुम्हारा CPU है, ये तुम्हारा कूलर है, इसके बीच में आता है तुम्हारा थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट ये यूज़ कर नहीं रहे हैं, थर्मल पेस्ट काफ़ी मतलब मोस्टली वही यूज़ होता है PCs वगैरह में भी, बट ये यूज़ कर रहे हैं लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल से क्या होता है कि लिक्विड मेटल अगर तुम खुद यूज़ करो तो काफ़ी मतलब हद तक डेंजरस भी होता है। अगर वो लीक आउट कर जाए CPU से कहीं भी तो कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। बट ऑब्वियसली ये इंजीनियर्स इन्होंने अच्छा खासा सोचा होगा इस बारे में। पर लिक्विड मेटल का जो सीन ऐसा है कि जो थर्मल पेस्ट है वो तुम्हें हर साल 2 साल में बदलना पड़ता है अगर तुम्हें मैक्सिमम कूलिंग चाहिए तो। लिक्विड मेटल बेसिकली मेटल है, मेटल का तो कुछ होता नहीं ऐसा कि मतलब वो अलग हो जाए, अपना काम करना छोड़ दे, तो उसको तुम्हें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बार बार तुम्हारा मतलब फ़ैन के इशू होंगे, जैसे PS4 में बहुत ज़्यादा कुछ 1-2 साल बाद बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता था, वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं लिक्विड मेटल की वजह से। シートヒートシンクの間に挟む TIM と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした。PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するため、この TIM に液体金属を採用しました。ओके सो ये रहा तुम्हारा लिक्विड मेटल, ये लगा हुआ है तुम्हारे इस चिप पे। तो बेसिकली ये जो साइड में तुम्हें फोम का जो ये पीस है, पता नहीं फोम है क्या है, सो ये इसलिए ही है ताकि जो लिक्विड मेटल है बाहर लीक ना करे और बाकी कंपोनेंट्स को, पूरी PCB को डैमेज ना करे। 我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました。考えうるありとあらゆる試験を実施し、採用に至っています。これが PS5 のヒートシンクです。ओके सो मैं जो तुम्हें बता रहा था कि जो कूलर वाला पार्ट वो ये होता एक्चुअली, ये तुम्हारा हीट सिंक है। इसका काम ये होता है कि जहाँ पे ये तुम्हें इस वाले फ्रेम में जो ये दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा CPU आके डायरेक्ट टच होता है, फिर यहाँ से これが PS5 のヒートシンクです。 जो ये तुम्हारी ये कॉपर की पाइप्स दिख रही हैं, ये इस हीट को इस पूरे में इक्वली फैला देती हैं। तो और इनमें से जब फैन की एयर ब्लो होती है तो वो एयर अपने साथ जो भी हीट है उसको ले जाती है बाहर। इस तरीके से काम करता है। और ये जो कॉपर पाइप्स होती हैं बेसिकली इनमें लिक्विड भरा होता है जो मतलब ऐसे फ्लो करता रहता है आगे पीछे, सो वो इस पूरे में इक्वली हीट को स्प्रेड कर देता है। PS3 や PS4 と同じくヒートパイプを使っていますが、
形状やエアフローの工夫によりベーパーチャンバーと同等の性能を実現しました。 ओके सो वेपर चेम्बर अगर तुम समझना चाहते हो तो बेसिकली एक मेटल का पीस होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है लिक्विड जो बहुत जल्दी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे फ्लो करता रहता है अपने अपने चेम्बर के अंदर, और वो चेम्बर की जब वॉल्स ठंडी होती हैं तो वो उसको कूल करती रहती है उस चेम्बर को, और वो जो गैस है वो भी साथ में कूल होती रहती है, और वो ऐसे मतलब ये साइकिल चलता रहता है। मैं एनिमेशन दिखा दूंगा स्क्रीन पे, तुम इजीली समझ जाओगे। これが定格 350W の電源ユニットです。 जो इस अंकल ने भी बोला कि 350 वॉट्स की PSU है, इन दैट इन माय ओपिनियन बहुत सही है भाई। मतलब इतनी कम पावर में तुम इतनी सही चीज़ को, मतलब इतने सही हार्डवेयर को पावर दे पा रहे हो, दैट इज क्वाइट इंजीनियरिंग मार्वल इन माय ओपिनियन। これがプレイステーション5の लो, इतने महीनों से मांग रहे थे, एक एक पार्ट देख लो अब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो बताओ मुझे, उस पर कवर करता हूँ। मैं हिंदी में बोलोगे मैं हिंदी में कर लूँगा, इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में कर लूँगा। एक्सेंट तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है भाई, हिंदी में बना लूँगा प्लेशेस न्यूज़ की वीडियो। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिट अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, डिसलाइक इफ यू डिड नॉट, dislike if you hate me as well, and subscribe for more stuff like this. Thanks for watching. Bye bye.